हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राजीव रंजन बायोलॉजी क्लास में आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आपने अध्याय 5 तक हर एक ऑब्जेक्टिव को कवर कर लिया होगा, आज हम अध्याय 6 वंशागति का आणविक आधार, जैसे कि आपने देखा था अध्याय 5 में वंशागति एवं विविधता का सिद्धांत। अब हम पढ़ेंगे वंशागति का आणविक आधार। वंशागति का मतलब कि कोई भी लक्षण माता पिता से उसके संतानों में जाना वंशागति कहलाता है, और उन लक्षणों को जो लेकर जाता है उसको हम लोग कहते हैं आणविक आधार। तो जो आणविक आधार होता है वो डीएनए होता है, और कुछ सूक्ष्म जीवों में आणविक आधार आरएनए होता है। ठीक है ना। तो अब जो हम इस चैप्टर में कवर करेंगे वो डीएनए और आरएनए से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन को डील करेंगे। चूंकि ये चैप्टर बड़ा है तो इसमें क्वेश्चन की संख्या भी बढ़ जाएगी, जो हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी बच्चे का आगामी एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छूटे। ठीक है। तो हमारा चैप्टर 6 वंशागति का आणविक आधार मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का पार्ट 1 है ना, स्टार्ट करने जा रहा हूं, जो क्वेश्चन नंबर आपका 1 से होने वाला है। ठीक है ना। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज का पहला क्वेश्चन क्या कहता है, हम ध्यान से सुनिएगा। थोड़ा हम बेसिक आपको क्लियर कर देना चाहते हैं। ठीक है ना। बेसिक क्या कहता है, तो बेसिक ये कहता है बेटा कि डीएनए, ठीक है ना, डीएनए में नाइट्रोजनी क्षार, थोड़ा सा कुछ बेसिक है कॉन्सेप्ट जो हम क्लियर कर देना चाहते हैं। डीएनए में नाइट्रोजनी क्षार होते हैं एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन। ठीक है ना। जबकि आरएनए मैंने अभी बताया है कि अधिकांशतः जीवों का आणविक आधार है डीएनए, और कुछ सूक्ष्म जीवों का आणविक आधार आरएनए है। तो आरएनए में नाइट्रोजनी क्षार कौन कौन पाया जाता है? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और है ना थाइमिन, या फिर इसमें होता है यूरासिल। यानी कि ये तीन जो है वो समान होंगे, चाहे आरएनए हो चाहे डीएनए हो। और डीएनए में एक अतिरिक्त आ जाता है थाइमिन, और आरएनए में एक अतिरिक्त आ जाता है यूरासिल। यानी कि डीएनए में थाइमिन पाया जाता है जबकि आरएनए में यूरासिल। तो आपको इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको पूछेगा, तो इसमें आपको टेंशन नहीं लेना है। थोड़ा सा मैंने बेसिक आपको बतला दिया है। तो चलिए आज का पहला वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। डीएनए में क्या बेटा, डीएनए में कौन सा नाइट्रोजनी क्षार पाया जाता है? तो अभी मैंने बताया डीएनए में एडेनिन होते हैं, है ना। डीएनए में क्या क्या होते हैं? एडेनिन होते हैं, ग्वानिन होते हैं, साइटोसिन होते हैं, और क्या होते हैं मेरे प्रिय बच्चों? थाइमिन होते हैं। याद रखिएगा थाइमिन। यानी डीएनए में कुल 4 नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन। तो यहां देख सकते हैं कि कौन कौन डीएनए में नाइट्रोजनी क्षार है। तो यहाँ पे यूरासिल है, क्योंकि यूरासिल आरएनए में पाया जाता है तो ये होगा नहीं। इसमें भी यूरासिल है और इसमें भी यूरासिल है। देखिए यहाँ यूरासिल नहीं है, एडेनिन है, थाइमिन है, ग्वानिन है और साइटोसिन है। यह हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया, क्योंकि यूरासिल केवल पाया जाता है आरएनए में, डीएनए में कभी यूरासिल नहीं पाया जाता। तो मुझे उम्मीद है कि पहला वीडियो के साथ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, है ना। तो जिनको भी समझ में आ गया होगा, जो भी अभी तक लाइक नहीं किए वो लाइक कर दीजिए, बिल्कुल कमेंट भी कर दीजिए, और जो हमारे चैनल से नए हैं वो सब्सक्राइब कर दें, है ना, ताकि इस तरह के क्वेश्चन हम आपको समझाते हुए आगे जाएं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान देते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों, मैंने अभी बतलाया वंशागति का आणविक आधार डीएनए और आरएनए से रिलेटेड है, जिससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं, है ना। तो डीएनए का दूसरा क्वेश्चन क्या है? डीएनए, बहुत अच्छा क्वेश्चन बेटा, डीएनए में कौन सा नाइट्रोजनी क्षार अनुपस्थित होता है? तो अभी मैंने बता दिया कि डीएनए में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन होंगे, बट यूरासिल नहीं होंगे, क्योंकि यूरासिल पाए जाते हैं क्या चीज में मेरे प्यारे बच्चों? आरएनए में। क्या चीज में पाए जाते हैं? आरएनए में, है ना। तो चलिए कौन सा नाइट्रोजनी क्षार डीएनए में जो है अनुपस्थित यानी एब्सेंट रहेंगे? तो ऑप्शन डी यूरासिल।
आरएनए में, यूरासिल डीएनए में कभी प्रेजेंट नहीं होंगे, ये एब्सेंट होंगे, मतलब अनुपस्थित होंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं ना। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चों, निम्न में से किस डीएनए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, डीएनए, निम्न में से कौन सा डीएनए के अणु में प्यूरिन है। तो याद देखिएगा डीएनए में 4 नाइट्रोजनी क्षार होता है, ठीक है। तो डीएनए में जो भी नाइट्रोजनी क्षार होता है उसे 2 भागों में बांटा गया है ना। कौन कौन भाग, प्यूरिन और दूसरा है पिरीमिडिन। तो प्यूरिन में आते हैं एडेनिन और गुआनिन, पिरीमिडिन में आते हैं साइटोसिन और थाइमिन, याद रहेगा ना। तो डीएनए में 4 नाइट्रोजनी क्षार में 1 प्यूरिन, 2 प्यूरिन होता है और 2 पिरीमिडिन होते हैं। तो प्यूरिन में कौन कौन आएंगे, देख सकते हैं आप लोग, एडेनिन और गुआनिन। तो आप लोग यहां से आंसर आप लगा सकते हैं कि ऑप्शन नंबर मेरा सी बिल्कुल सही होगा। हमने अभी 3 क्वेश्चन कवर कर लिया है डीएनए से रिलेटेड। मुझे उम्मीद है सारे क्वेश्चन आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा, है ना। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन आगे हैं जो हम आपको डील करेंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्योंकि ये चैप्टर आपको अच्छे ढंग से समझना है, इसलिए कोई भी टेंशन लेके इस हर एक क्वेश्चन को नहीं पढ़ना है। एडेनिन प्लस थाइमिन और ग्वानिन प्लस साइटोसिन, जाहिर सी बात है अभी मैंने बताया ये प्यूरिन है और ये पिरीमिडिन है ना। क्या है मेरे प्यारे बच्चों, पिरीमिडिन। तो प्यूरिन और पिरीमिडिन होती है, देख लेते हैं। तो प्यूरिन की मात्रा, बहुत सुंदर देखिएगा, प्यूरिन की मात्रा बराबर होती है पिरीमिडिन की मात्रा, है ना। किसकी मात्रा, पिरीमिडिन की मात्रा। तो प्यूरिन में क्या क्या होती है ना, एडेनिन और गुआनिन आते हैं, ठीक है ना। अब पिरीमिडिन में कौन आते हैं, साइटोसिन प्लस थाइमिन आते हैं। ये दोनों की मात्रा आपस में क्या होती है, बराबर होती है ना। तो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बेटा, ए। नाइट्रोजनी क्षार के हाइड्रोजन बंध के बीच, है ना, हाइड्रोजन बंध, हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच ए प्लस जी और जी प्लस सी, ए प्लस सी, एडेनिन और थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन के बीच कौन सा संबंध है। तो ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, समान होते हैं। किस तरह से आप देख सकते हैं कि प्यूरिन की मात्रा और पिरीमिडिन की मात्रा, है ना, आपस में क्या होती है, बराबर होती है। यानी हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या कहता है, किसी बी डीएनए के एक वलय, है ना। अब डीएनए का वलय क्या होता है देखेंगे हम लोग सारे बच्चे, है ना। डीएनए का वलय क्या होता है, कहता है डीएनए डबल हेलिक्स होते हैं, डीएनए डबल हेलिक्स होते हैं, दैट मीन्स द्विकुंडलित होते हैं, है ना। डीएनए द्विकुंडलित होते हैं जिसके बीच नाइट्रोजनी क्षार प्रेजेंट होते हैं, यानी नाइट्रोजनी क्षार इज प्रेजेंट इनसाइड ऑफ द डबल हेलिक्स। दोनों रज्जु के बीच नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि नाइट्रोजनी क्षार जितने भी हैं वो सारे जो है हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्ट रहेंगे। किससे कनेक्ट रहेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड से। तो याद रखिए मेरे प्रिय बच्चों, किसी डीएनए के एक वलय में न्यूक्लियोटाइड की संख्या कितनी होती है ना। तो न्यूक्लियोटाइड की संख्या याद रखिएगा, यहाँ पर ही आप देख सकते हैं न्यूक्लियोटाइड की संख्या कितना बच्चों को पता होगा कि 10 होगा। कैसे सर, एक बात याद रखिएगा कि 10 न्यूक्लियोटाइड के द्वारा ही एक वलय पूर्ण होती है और 10 न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी को हम लोग 34 एंगस्ट्रॉम द्वारा नापते हैं, है ना, 34 से। इस तरह से टोटल 10 होते हैं, तो कहीं कहीं 10 होंगे तो कितना हो जाएगा, 340, है ना। याद रखिएगा, ये आगे हम आपको बताएंगे। बट याद रखना है कि डीएनए में एक वलय में न्यूक्लियोटाइड की संख्या कितनी होती है, 10, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं ये हम जान जाइए। न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं वो नाइट्रोजनी क्षार, नाइट्रोजनी क्षार, पेक्टोज शर्करा और फास्फेट ग्रुप से बने होते हैं। ये तीनों के मिलने से ही बनते हैं नाइट्रोजनी क्षार। और जब 10 नाइट्रोजनी क्षार बनते हैं तो डीएनए में एक वलय पूर्ण होती है। यानी हमारा ऑप्शन कौन सा सही था, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर ध्यान देते हैं। अभी मैंने बतलाया है डीएनए में 10 वलय, है ना, 10 वलय हो तो
इसकी लंबाई कितनी होगी? तो एक वलय की लंबाई कितनी होती है? 34। तो 10 कितना हो जाएगा? देख सकते हैं 340 हो गया यहां पर, यानी हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल क्या है? सही है। एक वलय की लंबाई होती है 34, तो 10 वलय की लंबाई हो जाएगी 340। ठीक है ना, याद रखें इस बात को, बार बार एग्जाम में पूछा है। कितना बच्चे यहां पे टिक करते हैं, बल्कि ये बिल्कुल गलत है। एक वलय की लंबाई होती है 34, 10 यहां पर पूछा जा रहा था, तो कितना हो जाएगी? 340। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? न्यूक्लियोसाइड है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन बेटा। तो एक होता है न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड चेक कर लीजिए एक बार, सब कुछ आ रहा है। न्यूक्लियोटाइड, ठीक है ना। तो न्यूक्लियोटाइड नाइट्रोजनी क्षार, पेक्टोज, शर्करा और फास्फेट ग्रुप से बने होते हैं। बट यहां पर यह न्यूक्लियोसाइड, तो याद रखिए मेरे प्यारे बच्चों, न्यूक्लियोसाइड में केवल दो चीज होती है, नाइट्रोजनी क्षार और शर्करा। यहां पर इसमें फास्फेट ग्रुप नहीं पाए जाते हैं। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल क्या है? सही है। चलिए अब ये तीनों जो है नाइट्रोजनी क्षार, पेक्टोज, शर्करा और फास्फेट ग्रुप बनेंगे, तो ये बनेंगे न्यूक्लियोटाइड। और यहां पर हमारा पूछा न्यूक्लियोसाइड, तो कभी कभी एग्जाम में आपको 2 नंबर में आ सकता है न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड के बीच क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। तो आप देख सकते हैं दोनों में क्या अंतर है। न्यूक्लियोटाइड में आते हैं नाइट्रोजनी क्षार, पेक्टोज, शर्करा और फास्फेट ग्रुप, जबकि न्यूक्लियोसाइड में केवल आते हैं नाइट्रोजनी क्षार और पेक्टोज, शर्करा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है ना, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इसको हम ध्यान से देखिएगा, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि डीएनए में साइटोसिन की मात्रा 18% है। तो अभी मैंने बताया है प्यूरिन क्या क्या होते हैं? एडेनिन और ग्वानिन होते हैं। और पिरिमिडिन आपको क्या होते हैं? पिरिमिडिन क्या होते हैं? तो ये होते हैं साइटोसिन और थाइमिन, याद रहेगा ना। तो एक चीज का ध्यान रखिएगा कि प्यूरिन की मात्रा, जो एडेनिन की मात्रा होती है वो थाइमिन की बराबर होती है, एडेनिन की मात्रा बराबर थाइमिन की मात्रा। और साइटोसिन की मात्रा होती है ग्वानिन की मात्रा के बराबर। याद रखिएगा एडेनिन की मात्रा, प्यूरिन में एडेनिन की मात्रा थाइमिन की मात्रा के बराबर होगा, और पिरिमिडिन में ग्वानिन, साइटोसिन की मात्रा ग्वानिन की मात्रा के बराबर होगा। तो यहां पर देख सकते हैं कि साइटोसिन की मात्रा 18% है। तो हमने अभी क्या बताया कि साइटोसिन की मात्रा एकदम अच्छा से सीखिएगा, बराबर किसकी मात्रा होती है? ग्वानिन की मात्रा, है ना। किसकी मात्रा होती है? ग्वानिन की मात्रा। तो साइटोसिन की मात्रा कितना है मेरे प्यारे बच्चों? 18%। ये भी हो जाएगा टोटल, यानी दोनों आपस में बराबर होती है, तो 18%। क्योंकि साइटोसिन की मात्रा बराबर ग्वानिन की मात्रा, तो 18% साइटोसिन, तो ग्वानिन भी 18% हो गया। यानी कि 100 में आपका टोटल कितना कवर हो गया? 18 दूनी 36। यानी आपका कितना बचा बेटा, है ना। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि टोटल आपका कितना हो गया? 4, और यहाँ पर आपका कितना हो गया, है ना, 6 हो गया, 9 में से गया, यानी 64% बचा। अब 64% में एडेनिन और थाइमिन है, तो दोनों को ए की मात्रा बराबर हो गया टी की मात्रा, है ना। तो आप देख सकते हो कि दोनों को इक्वल करना, यानी कितना परसेंट हो जाएगा बेटा? 32%। ये भी हो जाएगा 32%। यानी कहने के मतलब है कि यदि साइटोसिन की मात्रा 18% है, तो साइटोसिन की मात्रा यदि 18% है, तो एडेनिन की मात्रा कितना हो जाएगी? तो एडेनिन की मात्रा आप देख सकते हैं 32%, है ना। किस तरह से? तो आपने देख लिया है कि जितना साइटोसिन की मात्रा होगा उतना ग्वानिन की मात्रा होगा, तो दोनों की मात्रा 18% बराबर हो गया। अब दोनों जो 18 दूनी 36% ले लिया है, तो बचा 64% को 2 भाग में बांट दीजिए, तो कितना हो गया? 32%। कभी कभी थोड़ा सा इसका ट्रिकली हम बता देते हैं, क्योंकि इसको कंपेयर हम लोग 50% पर भी कर सकते हैं, 50 पर भी। तो चूंकि 50 में 18 कवर कर लिया, ठीक है ना, तो 50 में आप 18 ले लीजिए, तो कितना आपका बच जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ पर 4 में से 1 गया, तो कितना बच जाएगा? 2, यानी 32% है। यानी हमारा जो है डी ऑप्शन बिल्कुल क्या हो गया? सही हो गया, है ना। कौन सा प्रतिशत बच्चा? 32%। डी ऑप्शन क्या हो गया? सही हो गया। किस तरह से? तो यदि डीएनए में साइटोसिन 18% है, तो एडेनिन की मात्रा कितना हो जाएगा? 32%। किस तरह से आप देख सकते हैं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं, है ना। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है? क्वेश्चन क्या कहता है कि क्वेश्चन नंबर 9,
डीएनए में पिरिमिडिन में पाए जाते हैं। तो अभी मैंने पाया एक है ना, प्यूरिन होते हैं और एक पिरिमिडिन होते हैं, ठीक है ना। तो प्यूरिन में एडेनिन ग्वानिन आते हैं, और पिरिमिडिन में साइटोसिन और क्या आते हैं, थायमिन, साइटोसिन और थायमिन। तो एडेनिन के प्यूरिन में कौन कौन आते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो प्यूरिन में आते हैं एडेनिन और ग्वानिन, बाकी बचा साइटोसिन और थायमिन, वो आता है आपका पिरिमिडिन में, यानी हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। 10वां क्वेश्चन क्या कहता है जो देखेंगे, चलिए थोड़ा तेजी में कवर करते हैं इसको। डीएनए बलय में न्यूक्लियोटाइड के बीच जो बॉन्ड होता है, न्यूक्लियोटाइड के बीच जो बंद होता है वो कौन सा होता है, तो याद रखिएगा एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन, ये 4 नाइट्रोजनी क्षार होते हैं। तो नाइट्रोजनी क्षार के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, याद रखिएगा कौन बॉन्ड होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। एडेनिन थायमिन के साथ होते हैं डबल बॉन्ड से, और साइटोसिन ग्वानिन के साथ होते हैं ट्रिपल बॉन्ड। तो इस सब के बीच होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। बट यहाँ पे कहता है न्यूक्लियोटाइड के बीच कौन सा बॉन्ड होता है, तो वह फास्फोडाइएस्टर बंधन है ना। न्यूक्लियोटाइड के बीच, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजनी क्षार के बीच नहीं पूछ रहा, नाइट्रोजनी क्षार के बीच होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, बट न्यूक्लियोटाइड के बीच कौन सा होता है, तब फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड होता है, ठीक है ना। चलिए हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, एक डीएनए के अणु में एडेनिन एवं थायमिन के मध्य में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन मेरे प्रिय बच्चों। तो अभी मैंने बतलाया है कि एडेनिन थायमिन के साथ डबल बॉन्ड से कनेक्ट रहेंगे, जबकि साइटोसिन ग्वानिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्ट रहेंगे, जो हमने आपको सब्जेक्टिव में पढ़ाया होगा, है ना, क्लास में आपको याद होगा। तो एडेनिन एवं थायमिन के मध्य उपस्थित हाइड्रोजन बॉन्ड में संख्या कितनी होगी, तो एडेनिन और थायमिन के मध्य हाइड्रोजन बॉन्ड की संख्या कितना हो गया, 2। हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, डिऑक्सीराइबोज तथा राइबोज, है ना, डिऑक्सीराइबोज तथा राइबोज। डिऑक्सीराइबोज पाया जाता है डीएनए में, जबकि राइबोज पाया जाता है आरएनए में। तो डिऑक्सीराइबोज और राइबोज किस शर्करा की श्रेणी में आते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है प्रिय बच्चों। डिऑक्सीराइबोज और राइबोज किस शर्करा के श्रेणी में आते हैं, तो वो जो है पेक्टोज है, पेक्टोज के श्रेणी में आते हैं डिऑक्सीराइबोज और राइबोज, ये जो है पेक्टोज शर्करा के श्रेणी में आते हैं, याद रहेगा ना, कौन सा शर्करा बेटा, पेक्टोज शर्करा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमर है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बार बार एग्जाम में पूछता है। न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमर है तो वो है न्यूक्लियोटाइड का, है ना। न्यूक्लियोटाइड 3 चीज से बने होते हैं, नाइट्रोजनी क्षार, पेक्टोज शर्करा और फास्फेट ग्रुप। तो याद रखिएगा न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड का, है ना, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, न्यूक्लिक अम्ल, कौन अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल के नाइट्रोजनी बेस यानी नाइट्रोजनी क्षार के बीच कौन सा बॉन्ड रहता है। तो अभी मैंने बताया था बेटा कि नाइट्रोजनी क्षार के बीच जब भी रहेगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड, इसी हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ एडेनिन थायमिन के साथ डबल बॉन्ड और साइटोसिन ग्वानिन के साथ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं, है ना, यानी हमारा ऑप्शन डी, है ना। तो याद रखिएगा न्यूक्लिक अम्ल के नाइट्रोजनी क्षार यानी बेस का मतलब होता है क्षार के बीच कौन सा बंधन होता है, तो वो है हाइड्रोजन बंधन, हाइड्रोजन बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, डीएनए के एक पूर्ण घुमाव में नाइट्रोजनी क्षार के कितने पेयर्स होते हैं। तो अभी मैंने आपको बतलाया था पिछला वीडियो में कि एक घुमाव में नाइट्रोजनी क्षार के 10 पेयर्स होते हैं, यानी ऑप्शन बी। एक घुमाव में याद रखिएगा डीएनए के एक घुमाव में नाइट्रोजनी क्षार के कितने पेयर्स होते हैं, कितने जोड़ा होते हैं, तो वो है 10 जोड़े, है ना। चलिए हमारा जो है बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इसमें कौन सा नाइट्रोजनी क्षार डीएनए में नहीं पाया जाता। अभी मैंने आपको बताया डीएनए में 4 नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं, एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन और थायमिन। अभी चारों के अलावे कौन है जो इसमें नहीं प्रेजेंट है, तो जो नहीं पाए जाते हैं, तो यहां देखिए एडेनिन आपका यहां पर कहीं नहीं है, ग्वानिन है, साइटोसिन भी है ना, थायमिन भी है, बट यूरासिल डीएनए में नहीं होता है।
क्योंकि यूरासिल जो होता है वो आरएनए में प्रेजेंट होते हैं। तो हमारा बी आंसर बिल्कुल सही है, डीएनए में कभी भी यूरासिल प्रेजेंट नहीं होगा। जब हम स्टार्ट किए थे ये वीडियो तभी हमने आपको बतला दिया था डीएनए में और आरएनए में कौन कौन से नाइट्रोजन क्षार प्रेजेंट होंगे और कौन कौन से एब्सेंट होंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 17 कहता है डीएनए इनमें से किसका आनुवंशिकी पदार्थ है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन मेरे प्रिय बच्चों। डीएनए इनमें से किसका आनुवंशिकी पदार्थ है? तो इन सभी का टीएमवी का मतलब तो टोबैको मोजाइक वायरस है ना। तो टोबैको मोजाइक वायरस में आनुवंशिकी पदार्थ आरएनए होता है ना। तो डीएनए आनुवंशिकी पदार्थ है बैक्टीरियोफेज का, याद रहेगा ना। बैक्टीरियोफेज में आनुवंशिकी पदार्थ डीएनए होता है, जिसे हम लोग जीवाणुभोजी के नाम से भी जानते हैं, है ना। बैक्टीरियोफेज को हम लोग जीवाणुभोजी के नाम से भी जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? डीऑक्सीराइबोज दैट इज प्रेजेंट इन डीएनए। कहां पाए जाते हैं डीऑक्सीराइबोज? डीएनए में पाए जाते हैं और आरएनए में राइबोज शर्करा पाए जाते हैं। तो डीऑक्सीराइबोज तथा राइबोज शर्करा एक ही वर्ग के हैं जिन्हें कहा जाता है, देखिए चाहे वो डीएनए हो या आरएनए हो, इसका नाम है डीऑक्सीराइबोज, है ना। इसको है राइबोज। तो दोनों एक ही वर्ग के हैं जिन्हें हम लोग कहते हैं पेक्टोसेस। क्या कहते हैं बेटा? बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बार बार एग्जाम में आता है। डीएनए तथा आरएनए यानी डीऑक्सीराइबोज तथा राइबोज शर्करा एक ही वर्ग में आते हैं जिन्हें कहा जाता है पेक्टोसेस, याद रहेगा ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? समय बहुत कम है इसलिए हर एक क्वेश्चन को हम लोग डील करते जा रहे हैं, है ना। कोई भी बीच में एक्स्ट्रा लेक्चर नहीं दे रहे हैं क्योंकि समय को देखते हुए हम लोग हर एक क्वेश्चन को कवर करते जाएंगे। डीएनए के न्यूक्लियोटाइड, अभी मैंने बतलाया था न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या होते हैं? नाइट्रोजनी क्षार, पेक्टोज शर्करा और फास्फेट ग्रुप। तो डीएनए के नाइट्रोजनी क्षार की व्यवस्था को किसके द्वारा देखा जा सकता है? बहुत बढ़िया है। डीएनए में जितना भी नाइट्रोजनी क्षार है उसके व्यवस्था को किसके द्वारा? तो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी द्वारा। एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के द्वारा हम डीएनए में जो भी नाइट्रोजनी क्षार है उसके अरेंजमेंट को हम लोग देख सकते हैं, ठीक है ना। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। डीएनए के न्यूक्लियोटाइड की व्यवस्था को किसके द्वारा देखा जा सकता है? तो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के द्वारा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है जब डीएनए के एक बिलियन टुकड़े को 82 से 90 डिग्री सी पर रखा जाता है तो वो क्या करता? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा। तो सबसे पहले बात कि ये जो है आपका ऑब्जेक्टिव बिल्कुल अलग ढंग का है, देखिएगा। जब डीएनए को, है ना, टुकड़ा को 82 से 90 डिग्री पर रखा जाता है तो सबसे पहले तो ये डीएनए चेंज हो जाता है आरएनए में, है ना। तो आपको भी पता है कि थोड़ा सा यहाँ पे हम बताना चाहेंगे कि डीएनए से डीएनए का निर्माण होता है, इसको कहते हैं डीएनए प्रतिकृति। द फॉर्मेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम डीएनए दैट इज कॉल्ड रेप्लिकेशन, है ना। और डीएनए से एमआरएनए का निर्माण होता है तो इसको हम लोग कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और एमआरएनए से बनता है प्रोटीन तो इसको हम लोग कहते हैं ट्रांसलेशन, याद रहेगा ना। तो इस पर ही हम लोग आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल देखते हैं डीएनए से डीएनए बनना कहलाता है डीएनए प्रतिकृति। द फॉर्मेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम डीएनए इज कॉल्ड डीएनए रेप्लिकेशन। द फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए, एमआरएनए का निर्माण होता है किससे? डीएनए से। तो इसको हम लोग कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन यानी कि अनुलेखन, ठीक है ना। द फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए फ्रॉम डीएनए इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन एंड द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन फ्रॉम एमआरएनए इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। डीएनए से डीएनए बनना, डीएनए है ना प्रतिकृति, डीएनए से एमआरएनए बनना, है ना अनुलेखन, और एमआरएनए से प्रोटीन बनना अनुवादन कहलाता है ना। तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि जब डीएनए के विलगन टुकड़े को 82 से 90 डिग्री पर, कितना बेटा? 82 से 90 डिग्री पर रखा जाता है तो सबसे पहले तो ये आरएनए का निर्माण करता है और आरएनए का निर्माण करने के बाद यह जो है 10 लाख टुकड़ों में विभाजित हो जाता है। यानी हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल क्या है? सही है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है?
न्यूक्लिक अम्ल किस एंजाइम द्वारा खंडित होता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन बेटा। न्यूक्लिक अम्ल किस एंजाइम द्वारा खंडित होता है? तो उसका सही जवाब है एक्सोन्यूक्लियेज के द्वारा। किसके द्वारा? एक्सोन्यूक्लियेज के द्वारा डीएनए खंडित हो जाता है। यानी कि न्यूक्लिक अम्ल किस एंजाइम द्वारा खंडित हो जाता है? तो उसका सही जवाब है एक्सोन्यूक्लियेज। ये केवल यहाँ पर न्यूक्लियेज है, बट कहीं कहीं एक्सोन्यूक्लियेज भी आपको मिल सकता है ना। ऑप्शन बी, न्यूक्लिक अम्ल किस एंजाइम द्वारा खंडित होता है? उसका सही जवाब ऑप्शन बी, एक्सोन्यूक्लियेज के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? जो हमारा अगला क्वेश्चन है, डीएनए तथा आरएनए समान होते हैं। याद रखिएगा, डीएनए तथा आरएनए क्या होते हैं बेटा? समान होते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होने के नाते, न्यूक्लियोटाइड के बहुलक जो है ये दोनों में समान होते हैं, जिस कारण से डीएनए तथा आरएनए क्या होते हैं बेटा? लगभग समान होते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है ना? क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। क्या कहता है? किसके कारण आरएनए भिन्न होते हैं? किससे? डीएनए से। बहुत बढ़िया क्वेश्चन बेटा। किसके कारण आरएनए डीएनए से भिन्न होते हैं? तो वो शर्करा और pyrimidine के द्वारा। pyrimidine में दो चीज होते हैं, याद रखिएगा, है ना। क्या क्या होते हैं? साइटोसिन, और चूंकि ये आरएनए है तो इसमें यूरासिल होगा। क्या होगा? यूरासिल, है ना। तो आपको भी पता है डीएनए में यूरासिल नहीं पाया जाता है, तो इसका बी बिल्कुल सही है। ये दोनों आपस में भिन्न होते हैं, इसी कारण शर्करा एवं यूरासिल। क्योंकि शर्करा, इसमें कौन सा शर्करा होता है ना? राइबोस शर्करा। इसमें होते हैं डिऑक्सी राइबोस शर्करा। इसके pyrimidine में यूरासिल पाया जाता है, बट इसमें यूरासिल नहीं पाया जाता है, जिस कारण से ये भिन्न होता है। क्योंकि आरएनए में होता है एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरासिल। इसमें होते है ना एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन। ये तीनों इक्वल है, बट ये दोनों के कारण ये डिफरेंस होता है। याद रहेगा ना, ये दोनों के कारण ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों? डिफरेंस है। इसमें यूरासिल है, इसमें थायमिन है, बट ये तीनों चीज इसमें कॉमन है। तो एक तो ये समान होते हैं, किस कारण से? pyrimidine के कारण ये डिफरेंस होते हैं। और एक डिफरेंस होते हैं कि इसमें राइबोस शर्करा होते हैं और इसमें डीऑक्सी राइबोस शर्करा होते हैं। यानी हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। शर्करा एवं pyrimidine के कारण डीएनए और आरएनए एक दूसरे से बिल्कुल क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे प्यारे बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन आरएनए के लिए उपयुक्त नहीं है? तो आपको भी पता है बेटा, आरएनए में कभी भी थायमिन नहीं पाया जाएगा। आरएनए में देखिएगा, आरएनए में क्या क्या पाया जाता है? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरासिल। कहीं भी इसमें थायमिन नहीं है। तो आपको देख सकते हैं एडेनिन है ना, साइटोसिन है, ग्वानिन है, बट देखिए यूरासिल के जगह पर क्या है? थायमिन। तो थायमिन कभी भी आरएनए में नहीं पाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, जो अंतिम क्वेश्चन के साथ है ना हम लोग देखेंगे, ये हमारा पार्ट 1 का अंतिम क्वेश्चन है। हम इस हर एक पार्ट में 25 क्वेश्चन को कवर करेंगे। क्योंकि ये चैप्टर बड़ा है, तो आप लोग देख सकते हैं। अंतिम क्वेश्चन क्या कहता है? एंटीकोडोन किससे संबंधित होता है? तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों कि आपने पढ़ा होगा कि एमआरएनए का से प्रोटीन का निर्माण, एमआरएनए से किसका निर्माण? प्रोटीन का निर्माण। तो यहां पर एक फिगर आप लोगों ने देखा होगा, इस तरह से देखिएगा यहां पर गौर से, ये फिगर, ये है टीआरएनए, और टीआरएनए पर ही एंटीकोडोन पाए जाते हैं। तो एंटीकोडोन किससे संबंधित है? टीआरएनए से, जिसके दौरान टीआरएनए प्रोटीन के निर्माण में मदद करता है ना। कोई दिक्कत? चलिए, तो मुझे उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चों कि आज चैप्टर 6 का पार्ट 1 में हमने 25 क्वेश्चन अच्छे ढंग से कवर कर लिया होगा। मुझे उम्मीद है कि सारा क्वेश्चन आज आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा ना। जितना भी क्वेश्चन मैंने पढ़ाया बहुत ही डिटेल में पढ़ाया है, और ये सब ही क्वेश्चन आपको आगामी एग्जाम में पूछेगा। तो जो भी बच्चा हमारे चैनल से नए हैं और उनको लगता है कि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो बिल्कुल बेटा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। इससे हमें बहुत ही खुशी होगी और हम आपके लिए और भी मेहनत करेंगे। तो चलिए, हमारे चैनल से बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।